आपको बता दूं कि 2016 में जेएनयू विवाद और उसके बाद लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में जिस चेहरे की सबसे ज्यादा चर्चा रही, वो चेहरा इस समय एबीपी न्यूज के साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथ। एक बार फिर बिहार में चुनाव है और सबके मन में सवाल यही कि इस बार क्या करने वाले हैं कन्हैया कुमार। कैसे हैं कन्हैया जी, आप कहां गायब हैं? क्या तैयारियां चुनाव की? तारीखों का ऐलान हो गया है? सबसे पहले मैं आपको और आपके सभी दर्शकों को अपना नमस्कार करता हूं और मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस शिखर सम्मेलन में बातचीत के लिए बुलाया है। आपने कहा कि चुनाव है, तारीखों का ऐलान हो गया है। लोकतंत्र में चुनाव होते रहते हैं, ये आखिरी और पहला चुनाव नहीं है, इसके बाद भी चुनाव होंगे। फिर आगे पंचायत का चुनाव है, फिर उसके बाद लोकसभा का चुनाव होगा, दूसरे राज्यों का चुनाव होगा। चुनाव होते रहेंगे। सवाल ये है कि ये जो डेमोक्रेसी का प्रोसेस है, इस प्रोसेस पे ही सिर्फ बात होगी या ये प्रोसेस जिस लिए है कि जनता के सवालों को चुनाव के प्लेटफॉर्म से उठाया जाए। पिछली बार जो सरकार बनी थी उसने जो घोषणा पत्र जारी किया था, उस घोषणा पत्र में जो मुद्दे थे उसमें से कितने मुद्दों पे काम हुआ है, कितने मुद्दों पे काम नहीं हुआ है। यही जानना चाहती हूँ कि जो कह रहा है कि आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं विधानसभा का। आप पहले जब आप सवाल तो आप तब पूछेंगे ना, आप रियलिटी चेक तो तब करेंगे ना जब आप खुद चुनाव लड़ रहे हो, या आपकी पार्टी की क्या रणनीति होगी उस पर आप हमसे कुछ कहें। देखिए, हमारी पार्टी बिहार में जो कोरोना की परिस्थिति है, जो बाढ़ के चलते हालात पैदा हुए हैं और लॉकडाउन के बाद जिस तरीके से लाखों लोग अपने घर को लौटने को विवश हुए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में बार बार ये सवाल उठाती रही कि पहले इस बात का ध्यान रखा जाए, लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, क्योंकि चुनाव में लोगों की भागीदारी महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छी तरह भागीदारी कैसे होगी? स्पीकर हैं, ये हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, लेकिन मेरे सवाल का सीधा सा जवाब दे दीजिए। तो क्या कन्हैया कुमार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, एक बात बताइए। अरे तो आप मुझे बोलने के लिए ही बुलाए हैं ना, कि मुंह देखने के लिए थोड़ी बुलाए हैं, तो मैं बोलूंगा ही ना। जो आप सवाल पूछ रहे हैं चुनाव का, तो मैंने कहा कि चुनाव पे हमारी पार्टी का पोजीशन था कि लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है उसमें बहुत सारे सिक्योरिटी कंसर्न लोगों ने जाहिर किए हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने बहुत सारी चीज़ों को माना, बहुत सारी चीज़ों को नहीं माना। तारीखों की घोषणा हो गई है। स्वाभाविक रूप से हमारी पार्टी भी एक संसदीय डेमोक्रेसी में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में बिलीव करने वाली पार्टी है, चुनाव लड़ेगी और बराबर ये कोशिश की जा रही है कि जो लाइक माइंडेड पार्टियां हैं, जो हमारे सिद्धांतों से मेल खाने वाली पार्टियां हैं, सेकुलरिज्म का सवाल है, सामाजिक न्याय का सवाल है, लोकतंत्र को और बेहतर बनाने का सवाल है, इन सवालों पे जिनके साथ हमारा एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन सकता है, जिनके साथ एक समझौता हो सकता है, वो बातचीत की प्रक्रिया चल रही है। स्वाभाविक रूप से चुनाव होंगे तो पार्टी चुनाव लड़ेगी। जहां तक मेरी उम्मीदवारी का सवाल है, मुझे उम्मीदवार बनने का सवाल है, मैं इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, लेकिन पार्टी जो भूमिका मुझे देगी, जो जिम्मेवारी देगी, उसका निर्वहन करूंगा। कन्हैया जी, खबर ये भी आ रही है कि आप आरजेडी के साथ जा रहे हैं और आप भी कह रहे हैं कि विचारधारा जिससे मिलती है, ये जरूरी है ये फैसला आरजेडी के साथ जाना, या फिर मजबूरी है? देखिए, अभी हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था केरला में और वहाँ पे नेतृत्व का चुनाव हुआ, जनरल सेक्रेटरी का चयन हुआ, तो वहाँ पे पार्टी प्रोग्राम पे चर्चा हुई और इस बात पे काफ़ी विस्तृत चर्चा हुई कि आने वाले समय में जो देश में सत्तासीन पार्टी है उसके जो कार्यक्रम हैं, उसके द्वारा जो जिस तरीके से राजनीति इस देश में की जा रही है उसका मुखालफत कैसे किया जाए। तो रणनीति के तौर पर यह बात स्वीकार किया गया कि इस देश में जितनी भी डेमोक्रेटिक, सेकुलर, प्रोग्रेसिव लेफ्ट पार्टियां हैं उसके साथ एक यूनाइटेड फ्रंट बनाने का प्रयास किया जाए। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पे रेस्पेक्टिव राज्य में, अलग अलग राज्यों में जो वहाँ की पार्टी हैं उनके साथ एक तालमेल बना करके, एक समझौता बना करके, एक मुकम्मल मोर्चा बना करके सत्तासीन पार्टियों का मुकाबला किया जाए और उसी प्रोग्राम के तहत आने वाले चुनाव जहां भी होंगे, अब बिहार का चुनाव हो रहा है, तो वहां पे जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके बीच में विपक्षी एकता बनाने की एक कोशिश की जा रही है। तो ये जो विपक्षी एकता बनाने की कोशिश हो रही है, ये किसके साथ हो रही है? आरजेडी के साथ हो रही है या जेडीयू के साथ हो रही है?
देखिए आप अब ये कैसा सवाल आप करते हैं। जेडीयू तो वहाँ ऑलरेडी पावर में है, वही नहीं, नीतीश आप जी जो है वो किसके साथ मुख्यमंत्री जाने हैं, वाले हैं? तो वो सत्ता में है। हमें जो तो खबर विपक्षी ये है कि आप पार्टियां हैं। आरजेडी के साथ जा रहे हैं। मैंने तो कहा कि नहीं, आरजेडी ही नहीं है, आरजेडी भी है, कांग्रेस है, और जो छोटे छोटे दल हैं जो बिहार में एक स्टेक रखते हैं, उनसे भी बातचीत है, और एक मुकम्मल मोर्चा बन पाए उस दिशा में बातचीत हो रही है। लेकिन कन्हैया कुमार जी, आपको याद होगा कि जब आप बेगूसराय से खड़े हुए थे तो ये वही तेजस्वी यादव हैं जिन्होंने अपना कैंडिडेट वहां से हटाने से इनकार कर दिया था, और आपकी हार की बहुत बड़ी वजह ये हुई थी। उसके बावजूद आप तैयार हैं तेजस्वी से हाथ मिलाने के लिए? क्या ये मौका परस्ती नहीं है? देखिए मौका परस्ती तो तब होती ना जब हम जेडीयू की तरह नीतीश जी की तरह जो है बीजेपी में चले जाते। इसको मौका परस्ती कहते हैं। जो लोग विपक्ष में बैठे हुए हैं, जो सत्ता से बाहर हैं, उनके साथ तो एक एकता बनाने का प्रयास करना ही चाहिए। ये तो एक बुनियादी चीज है। रही बात मेरी उम्मीदवारी का, मेरे चुनाव का, लोकसभा सीट का, बेगूसराय का, तो लोकतंत्र की प्रक्रिया में ये सब होते रहता है। मैं आपको याद दिला देता हूँ, 1990 में जब लालू जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो भाजपा भी उनकी सरकार को समर्थन कर रहा था। अभी वो बीजेपी के खिलाफ जो है लड़े हैं और जो है वो जेल में बंद हैं। तो लोकतंत्र में ये होते रहता है। अभी मैं अगर यही बात थोड़ा और इतिहास में ले जाकर के आपको बताऊं तो जेपी मूवमेंट जो है वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हुआ था, लेकिन जेपी मूवमेंट से निकली हुई जितनी भी पार्टियां हैं वो आज कांग्रेस के साथ कहीं ना कहीं गठबंधन करती है, समझौता करती है। उसमें से कुछ लोग भाजपा के साथ भी मिलकर के गठबंधन बनाए हैं, समझौता किए हैं। अभी कल की ही एक बड़ी घटना है कि अकाली दल कल तक जो है वो एनडीए का पार्ट था, अब अकाली दल एनडीए को छोड़ करके बाहर चला गया है। अभी खूब बिहार चुनाव में महाराष्ट्र की चर्चा हो रही है। शिवसेना बीजेपी का घटक दल था, साथ में लोग सरकार बनाए, उसके बाद समझौता टूट गया और शिवसेना और कांग्रेस एक दूसरे के धूर विरोधी थे, अभी साथ में मिलकर के सरकार बना रहे हैं। अभी मैं और थोड़ा सा इतिहास में जाऊं तो जो लोग कांग्रेस पार्टी को तोड़ करके बाहर निकले थे, आज कांग्रेस पार्टी के साथ मिल कि मतलब राजनीति में ये मौका परस्ती सिर्फ कन्हैया कुमार में नहीं है। ये सारे राजनीतिक दलों के आपने नाम मुझे गिना दिए, लेकिन मेरा सवाल इससे इतर है कन्हैया कुमार जी, लोकतंत्र में विरोध करने के लिए जनाधार होना। सुनिए, आप गलत बात सुनिए। अरे मेरी बात सुनिए मैडम, मेरी बात सुनिए। आप गलत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। आपके यहाँ एक मैडम है रूबिका जी, वो पहले जी न्यूज में थी, तो क्या वो मौका परस्त थी कि वो जी न्यूज छोड़ करके एबीपी न्यूज में आ गई? विचारधारा के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। सभी चैनलों का काम जो है वो खबरें दिखाना है, चाहे वो जी न्यूज में खबरें दिखाएं और चाहे एबीपी न्यूज में दिखाएं। आपस में लड़ना भी है ना, सेब और नारंगी का लड़ना भी है क्या? ये सेब और नारंगी की तुलना मत कीजिए। अच्छा चलिए, थप्पड़बाजी करना भी विचारधारा है क्या? राजनीति पे आते हैं कन्हैया जी, राजनीति पे आते हैं। ऐसे नहीं, भागिए मत। देखिए मैं टिपिकल पॉलिटिशियन नहीं हूँ कि आप कुछ भी बोल करके भाग जाएंगे। नहीं, आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। विचारधारा का सवाल नहीं है, प्रोफेशन का सवाल है। तो क्या रोड पे थप्पड़ चलाना प्रोफेशन है? ऐसी बात मत कीजिए, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। पूरा देश आपको देख रहा है कन्हैया जी। मेरा सवाल, अच्छा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में समझौते होना, मुद्दों को तय करना और उसके आधार पे, मुद्दों के आधार पे एकता बना करके चुनाव में जाना, फिर उन मुद्दों पे अगर असहमति होती है तो अलग होना, ये लोकतंत्र की प्रक्रिया है। ठीक है, मैं यूपीए की बात बताता हूँ। यूपीए में लेफ्ट पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ थी, यूपीए 1 में। उसके बाद परमाणु समझौते को लेकर के 1, 2, 3 समझौते को लेकर के कांग्रेस और लेफ्ट का जो है समझौता टूट गया। फिर जब यूपीए 2 बना तो लेफ्ट पार्टी उसमें शामिल नहीं थी। ये इस देश का लोकतांत्रिक इतिहास है। अब अवसरवादिता को अगर हम देखेंगे कि एक पार्टी किसी के साथ समझौता करती है फिर छोड़ती है, तो उसमें पॉलिटिकल कंपल्सन भी है और ये डेमोक्रेसी की जरूरत भी है। इसको अवसरवादिता कह देना और बहुत हल्के शब्दों का इस्तेमाल करना, ये ठीक बात नहीं है। ठीक है, चलिए, अब लोकतंत्र में विरोध करने के लिए जनाधार जरूरी है। जेएनयू आंदोलन से आप चमक तो गए, लेकिन जो गढ़ था लेफ्ट पार्टियों का बिहार, वहां की राजनीति में वहां आप कोई जनाधार नहीं बना पाए। आगे की रणनीति क्या होने वाली है कन्हैया कुमार की? किन मुद्दों से आजादी की बात अब करेंगे आप अपने चुनाव प्रचार में?
देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि लेफ्ट पार्टियों का जो बेस था बिहार में वो कमजोर हुआ है। अपनी आलोचना स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है, वो बेस कमजोर हुआ है। उसकी कई वजहें हैं, उस वजह में मैं नहीं जानना चाहता हूँ। लेकिन चुनाव जब हम लड़ने के लिए गए तो जिन मुद्दों को उठाया, आज भी हम उन मुद्दों पे बात करते हैं। और चुनाव हारने के बाद भी कैसे जनता को संगठित किया जाए, आंदोलन खड़ा किया जाए, इस पे हमारा ध्यान केंद्रित रहता है। एक उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, पिछले 23 तारीख को राष्ट्रकवि दिनकर जी की जयंती थी। जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो मैंने जोर शोर से यह बात उठाई कि मिथिला का इतना बड़ा प्रदेश है और उसमें मिथिला का इतना बड़ा एरिया है, उसमें जो है सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। तो बेगूसराय में भी राष्ट्रकवि दिनकर के नाम पे एक यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। अब चुनाव हम भले हार गए, लेकिन मैं आपको आपके माध्यम से तमाम लोगों को ये बधाई देना चाहता हूं कि ये मुद्दा आज बेगूसराय में बना है कि बेगूसराय में एक यूनिवर्सिटी खुलना चाहिए, बेगूसराय में एक एम्स बनना चाहिए। हम बार बार कहते हैं कि हम जो आजादी की बात करते हैं वो देश से आजादी की बात नहीं कर रहे हैं। देश में जो हमारी समस्याएं हैं, आम लोगों की समस्याएं हैं, आपकी समस्याएं हैं, उन समस्याओं से हम आजादी चाहते हैं। और क्या उसमें हम बोलते हैं, हम कहते हैं कि इस देश में तो कोई भी इंसान, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो, उसको भूख से ना मरना पड़े। कन्हैया जी, आप मोदी से आजादी की भी बात करते हैं। देखिए वो, और ये तो अब आप ये तो जानते ही होंगे ना कि देखिए बतौर स्पीकर आपको एंटी मोदी की बातें करने के लिए ही बुलाया जाता है। आप सेमिनार करते हैं, उसमें आप खूब जोर शोर से मोदी जी के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं। तो आपको स्पीकर और नेता का फर्क तो मुझे लगता है भली भांति पता होगा। मोदी एक नेता है, अभी आप नेता नहीं बन पाए, अभी आप स्पीकर तक ही सीमित रह रहे हैं। जी 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 जी, मुझे शायद नेता बनना भी नहीं है। मैं एक नागरिक का फर्ज निभा पाऊं, मैं समझता हूं इसी में मेरे जीवन की सार्थकता है। और मोदी जी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, जनता ने उनको देश का प्रधानमंत्री बनाया है। और बतौर नागरिक प्रधानमंत्री से सवाल करना ये नागरिक का धर्म है। और यही स्वधर्म जो है, भारतीय होने का भी स्वधर्म यही है कि आप सत्ता से सवाल पूछें। वो धर्म मैं निभा रहा हूं। और उस धर्म के निर्वहन में सत्ता से सवाल पूछना, जो वादे उन्होंने किए थे, हमने नहीं किए थे, उन्होंने किए थे, जो घोषणा पत्र उन्होंने जारी किया था, उन पे सवाल खड़ा करना, ये हमारा स्वधर्म है, ये भारतीय होने का धर्म है, ये नागरिकता का धर्म है, जिसका मैं निर्वहन कर रहा हूं। अभी देश में किसानों का इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, आपको भी याद होगा, आपने माननीय प्रधानमंत्री का नाम लिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी। किसानों की आमदनी दोगुनी नहीं हुई है। 70 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है मैडम कि प्रधानमंत्री जी किसानों का भला करना चाहते हैं और किसान चाहते हैं कि नहीं, हमको ये भलाई नहीं चाहिए। क्योंकि उन्होंने देखा है कि जैसे वो अन्नदाताओं का भला करना चाहते हैं, वैसे ही जीएसटी ला करके वो करदाताओं का भला करना चाहते थे। जैसे जीएसटी लाने से करदाताओं का भला नहीं हुआ, वैसे ही नया कृषि बिल लाने से अन्नदाताओं का भला नहीं होने वाला है। ठीक है, इस पे सवाल करना हमारा फर्ज है, हमारा धर्म है, जिसका हम निर्वहन करते हैं। आपको लगता है स्पीकर, ठीक बात है, किसी को लगता है लीडर, ठीक बात है, किसी को तो ये भी लगता है कि मैं जो है एंटी नेशनल हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। कन्हैया जी, ये जो सवाल आप उठाते हैं, बिल्कुल आपका अधिकार है, आपको उठाने चाहिए। लेकिन ये सवाल सिर्फ सेमिनार में ही क्यों उठाते हैं? बिहार की जमीन पर उतरकर क्यों नहीं उठाते हैं? क्यों आप नहीं दिखाई दे रहे हैं? कोरोना काल, इतना बिहार पीड़ित, बाढ़ का इतना बड़ा संकट, कन्हैया कुमार हमें जमीन पर दिख नहीं रहे, पलायन का संकट, कन्हैया जी हमें कहीं दिखाई नहीं दिए बिहार की जमीन पर। नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं आपको बता दूं कि चुनाव हारने के बाद हमने बिहार के 38 जिला में जिला जिला घूम करके, गांव गांव घूम करके जनगण मन यात्रा आयोजित की। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बिहार में भाजपा भी सरकार में शामिल है। पूरे देश में ऐसा पहली बार हुआ कि जहां भाजपा का शासन हो, उस विधानसभा में अनअपोज्ड तरीके से एनआरसी के खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया गया। रही बात कोरोना की, कोरोना में लॉकडाउन के अपने नियम थे, अपने प्रावधान थे। उन नियमों का पालन करते हुए लोगों की जो मदद की जा सकती है अपने लिमिटेड कैपेसिटी में, हम लोग वो मदद कर रहे थे। और चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी, तब भी हमारे लोग, हमारे साथी
हमारे परिचित जानकार बाहर के समय में भी लोगों के बीच में जाकर के काम कर रहे थे। ये तो आपकी मेहरबानी है कि चुनाव आया है तो आज आप हमको कैमरे पे बुला लिए हैं। चुनाव से पहले कोई खोज ही नहीं रहा था, कोई देख ही नहीं रहा था, तो हम दिखाई कहाँ से पड़ते। आप तो कन्हैया जी बतौर स्पीकर बुलाए जाते हैं। हमने आपकी वो जो भीड़ थी, आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, हमने वो खूब भीड़ भी देखी। आप लगातार ये कह भी रहे हैं कि कन्हैया कुमार को नेता नहीं बनना है। जब नेता नहीं बनना है तो कन्हैया कुमार चुनाव क्यों लड़ते हैं? कन्हैया कुमार इस तरह से जमीन पर जाकर नारे क्यों लगाते हैं? और जिस जनाधार की बात मैं कर रही हूं, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि 2015 में 98 सीटों पर आपकी पार्टी ने चुनाव लड़ा था और जिसमें से 96 पर आपकी जमानत भी जब्त हो गई थी। नहीं, फिर आप गलत सूचना दे रही हैं मैडम जी। आप एक जिम्मेदार टीवी के एंकर हैं। आप सही कर मैं आपसे आग्रह करता हूं कि टीआरपी की इस होड़ से अपनी साख, बिल्कुल गलत बात है। लोग तो मेरे बारे में भी कहते हैं कि हमारी जमानत जब्त हो गई, जो साफ साफ झूठ बात है। मेरी जमानत जब्त नहीं हुई, लेकिन व्हाट्सएप मैसेज के आधार पे अगर 1.36% वोट आपको मिला था। मैं लेकर बैठी हुई हूँ कन्हैया कुमार जी, मैं गलत सूचना नहीं दे रही हूँ, ये मैं लेकर बैठी हुई हूँ। 1.36%। अच्छा, बता दीजिए मुझे बेगूसराय में कितना वोट मिला था? मैंने ये तो नहीं कहा कि आपकी जमानत जब्त हो गई थी। बेगूसराय में कितना वोट मिला था? मैंने ये तो नहीं कहा कि आपकी जमानत जब्त हो गई थी। हाँ, मैं पूरी पार्टी की बात कर रही हूँ, मैं जनाधार की बात कर रही हूँ। लोकतंत्र में जब विरोध की बात करते हैं तो जनाधार जरूरी होता है, मैं ये बात कर रही हूँ। तो ये तो हम स्वीकार ही कर रहे हैं ना। इससे हम कहाँ इनकार कर रहे हैं? इससे हम कहाँ इनकार कर रहे हैं कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, जन समर्थन उनको मिला है, वो देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, और जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका जनाधार कमजोर हुआ है। ये बात मैंने कहाँ अस्वीकार की है? मैं ये कह रहा हूँ कि विपक्ष चाहे कितना भी कमजोर हो जाए, लेकिन विपक्ष होने का धर्म तो उसको निभाना पड़ेगा ना। सत्ता से सवाल तो उसको पूछने पड़ेंगे। जो वादे किए गए हैं जनता से, उन वादों पे कितना काम हुआ है, उस पे सवाल तो खड़ा करना पड़ेगा। अगर हम बिहार की ही बात कर रहे हैं तो ये सवाल पूछना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी परिस्थिति है भाई कि बिहार के लोगों को पूरे देश में घूम घूम करके जा करके काम करना पड़ता है, और जब लॉकडाउन की परिस्थिति आई तो अचानक से जो है उनको सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया गया। हजारों किलोमीटर पैदल चल करके वो वापस घर आए। घर आने पे वो बीमार हुए, वहाँ अस्पताल नहीं है, दवाइयां नहीं है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। एक ही बेड पे एक इंसान की लाश पड़ी हुई है, दूसरे इंसान उसके बगल में लेट करके इलाज का इंतजार कर रहे हैं। यह सवाल क्यों ना पूछा जाए कि लाखों करोड़ रुपए की राहत की घोषणा की गई, लेकिन जमीन पे वो दिखाई नहीं देता है। ये सवाल क्यों ना पूछा जाए कि बिहार को विशेष राज्य बनाने का जो दावा था वो अभी तक क्यों नहीं पूरा हुआ है, और इसमें क्या बुराई है? अब आप ही ने कहा कि नहीं आप सिर्फ स्पीकर हैं, लीडर नहीं हैं, तो मैंने स्वीकार कर लिया। छोड़ दीजिए लीडर और स्पीकर की। इस देश का नागरिक तो है ना, नागरिक होने का धर्म तो निभा ही सकते हैं। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि आप नेता नहीं हैं। मैंने तो आपसे ये कहा कि वक्ता और नेता यानी स्पीकर और लीडर का फर्क आप जरूर समझते होंगे। चलिए, अब मैं इससे आगे बढ़ना चाहूंगी। आप सवाल पूछते रहिए और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, मेरा इसमें कोई ऐतराज नहीं है। मेरा अगला सवाल ये है कि क्या दीपिका पादुकोण को जेएनयू जाने की सजा मिल रही है? क्योंकि मनोज तिवारी से जब हमने एबीपी न्यूज से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि नशा लेने से कई बार दिमाग भटक जाता है और इसीलिए देश विरोधियों के साथ दीपिका जेएनयू में खड़ी हो गई थी। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मैंने आपके ही चैनल के एक पत्रकार को, काफी जहीन पत्रकार हैं, उनसे जो है मैंने इस संबंध में चर्चा की, और उन्होंने मुझे बताया कि मनोज तिवारी जी का बयान ये है कि वो जेएनयू गई या तो इसलिए नशा लेने करने लगी, या वो नशा करती थी इसलिए जेएनयू गई। तो इस पे मेरा जो है साफ साफ जवाब था कि ये एक इंस्टीट्यूशन को बदनाम करने की साजिश है। जबकि रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि हर साल सरकार उस यूनिवर्सिटी को बेस्ट यूनिवर्सिटी का खिताब देती है, राष्ट्रपति का बेस्ट यूनिवर्सिटी का पुरस्कार उसको मिलता है। अभी जो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग आई है उसमें भी वो टॉप यूनिवर्सिटी में शामिल है। आप किसी भी मंत्रालय में चले जाइए, वहां जो आपको सीनियर
सचिव मिलेंगे, आपको जो सेक्रेटरीज मिलेंगे वो जेएनयू से पढ़े हुए मिलेंगे। देश के अलग अलग जिलों में आप घूम करके देख लीजिए, आपको डीएम जेएनयू से पढ़े हुए मिलेंगे। आप अलग अलग विषय के एक्सपर्ट को उठा करके देख लीजिए, आपको जेएनयू से पढ़े हुए लोग मिलेंगे। देश विरोधी नारे लगाने वाले भी जेएनयू में ही मिल रहे हैं, ये भी तो समस्या खड़ी हो रही है ना कन्हैया जी। समस्या एक और है, ये तो आपने कहाँ कुछ हुआ मैडम, कहाँ कुछ हुआ? मैं यही कह रहा हूँ, 4 साल हो गया, ये 16 की घटना है, 2020 में हम बैठे हुए हैं, अभी तो जा करके उसमें चार्जशीट का परमिशन हुआ है, उसका ट्रायल नहीं शुरू हुआ है। और वो मास्क मैन, अभी मतलब कोरोना के चलते लोग मास्क लगा रहे हैं, वो मास्क मैन कहाँ से आए थे, नारा लगा करके कहाँ भाग गए, उनकी आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। मैडम, क्यों हम लोग मुद्दों को भटकाते हैं? क्यों हम जानबूझ करके ऐसी फर्जी बहस खड़ा करते हैं जिससे देश की जनता का कुछ नहीं हो सकता है? जे नारेबाजी हुई, गलत हुआ, सरकार और पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी, लेकिन असल सवाल ये है क्या कि कहाँ नारेबाजी हुई, कौन नशा ले रहा है, कौन नशा नहीं ले रहा है? असल बात तो ये होनी चाहिए ना, देश के लोगों का इनकम कम हो गया है, इकोनॉमी -24% चला गया है, बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज्यादा हो गया है। आपके क्षेत्र की अगर हम बात करें तो रोज लोगों के सर के ऊपर तलवार लटका हुआ है कि कब उसकी नौकरी चली जाएगी। क्या पता कल को आप भी ट्विटर पे ट्वीट करें कि मेरी नौकरी एबीपी न्यूज से चली गई है। आए दिन न्यूज चैनल बंद हो जा रहे हैं, स्ट्रिंगर को पैसा नहीं मिल रहा है, किसानों को उनके फसल का दाम नहीं मिल रहा है। गुड़ मत दीजिए, गुड़ की सी बात तो कीजिए। ये हो रहा है ना, मैं यही कह रहा हूँ ना, ये मुद्दा है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये मुद्दा है, इस पे बात होनी चाहिए। कौन नशा ले रहा है, कौन नारेबाजी किया है, ये सब मुद्दा भटकाने की बात है। इस देश में कानून है। कन्हैया जी, आंदोलन खड़ा कीजिए ना, सड़कों पर आइए ना, सरकार से सवाल पूछिए ना, किसने मना किया है आपसे? कांग्रेस ने एक पूरा देश बंद का, किसानों ने एक देशव्यापी बंद का ऐलान कर दिया। हमें तो कन्हैया कुमार कहीं नहीं दिखे, हमारे सारे रिपोर्टर्स फील्ड में मौजूद थे। सिर्फ सवाल टीवी पे बैठ के पूछिएगा। क्या बताएं आपको इस बात पे? वो जो पूरा पूरा आंदोलन जो वो हो रहा है, उस आंदोलन में ऑल इंडिया किसान सभा शामिल है। आपके रिपोर्टर अगर गए हैं तो उनसे विजुअल मंगा लीजिए कि उसमें ऑल इंडिया किसान सभा के लोग शामिल हैं कि नहीं है। मैं एक पार्टी का मेंबर हूं, हमारी पार्टी का अलग अलग संगठन है, मजदूरों का संगठन है। 23 तारीख को पूरे देश में मजदूरों का आंदोलन हुआ, 25 तारीख को पूरे देश में किसानों का आंदोलन हुआ, 28 तारीख को फिर पूरे देश में किसानों का आंदोलन होगा। उससे पहले जो है कोयला फील्ड में, कोल फील्ड को जिस तरीके से निजीकरण किया जा रहा है उसके खिलाफ हड़ताल हुए। उससे पहले विद्यार्थियों ने बेरोजगार नौजवानों ने बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन किया। तो ये तो आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन एक बात तो हमको समझनी होगी ना कि कोरोना के चलते, लॉकडाउन के नियमों के चलते अब पारंपरिक राजनीति का वक्त खत्म हो गया है। बड़ी रैलियां आयोजित नहीं की जा सकती है, उस पुराने तरीके से प्रदर्शन नहीं किए जा सकते हैं। जब परिस्थितियां ईज होंगी, जैसे चुनाव को ही आप देख लीजिए, बिहार में चुनाव ट्रेडिशनल तरीके से तो नहीं हो रहा है, नई परिस्थितियों में चुनाव हो रही है, रैलियों की इजाजत नहीं है, आप बड़े जो है रोड शो नहीं कर सकते हैं, 5 गाड़ी से ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति की व्यवस्था को समझते हुए ही आप आंदोलन करेंगे, उसकी लिमिटेड कैपेसिटी में। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये देश के असल मुद्दे हैं, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी और सबका आत्मसम्मान। चाहे आप महिला हो या हम पुरुष हो, चाहे कोई गोरा हो या काला हो, मोटा हो या पतला हो, किसी जाति या धर्म या क्षेत्र का हो, सबको बतौर भारतीय होने का यही स्वधर्म है। मोदी सरकार में हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जिनका जिक्र आप एक लंबी फहरिस्त गिना रहे हैं, क्या उसका वो हमें नहीं मिल पा रहे? क्या मोदी सरकार को आप फेल मानते हैं? देखिए, एक बात है, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा है कि जो समस्याएं हैं वो मोदी जी के आने से पैदा हो गई हैं, ये मैंने कभी नहीं कहा है। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि ये सारी समस्याएं तो पहले से ही थी, तो ये समस्याएं पहले से थी तो पहले से दूसरी पार्टियां राज भी कर रही थी। लोगों ने विकल्प के तौर पे प्रधानमंत्री को क्यों चुना? क्यों उनको इस देश में आप कह लीजिए अधिकतम बहुमतों में से एक बहुमत दिया है उनको? क्यों इतना विश्वास देश ने जताया कि इस देश में काला धन पे रोक लगेगी, हर साल 2 करोड़ नौकरी पैदा होगा, बेरोजगारी कम होगी, आर्थिक उन्नति होगी, देश का विकास होगा, हम फिर से विश्व गुरु बन पाएंगे? इन्हीं सपनों के आधार पे वोट दिया ना।
अगर आज वो ये नहीं कर पा रहे हैं तो इस पे सवाल पूछना जरूरी है। और ऐसा तो नहीं है कि ये इकलौते प्रधानमंत्री हैं और ये इकलौती सरकार है जिसके खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं। दूसरी सरकारों के खिलाफ भी आंदोलन हुए। क्या श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन नहीं हुए? क्या अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ आंदोलन नहीं हुए? क्या पीवी नरसिम्हा राव के खिलाफ आंदोलन नहीं हुए? तो आंदोलन होते थे ना। दिक्कत क्या है कि आज जब आप आंदोलन करेंगे, आज जब आप सत्ता से सवाल पूछेंगे तो आपको फर्जी वीडियो के आधार पे, फर्जी बहस के आधार पे, फर्जी केस के आधार पे आपको देशद्रोही साबित करने का कोशिश किया जाएगा। आप देखिए कि जो लोग दंगा रोकने का प्रयास करते हैं उनको जेलों में डाल दिया जाता है। जो खुलेआम दंगा भड़काने का काम करते हैं कौन आपको देशद्रोही साबित कर रहा है? कौन लोग हैं? कौन लोग हैं? खुल के बोलिए ना, नाम लीजिए। देखिए, जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं सीधे तौर पे वो सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। मेरा प्रश्न यही है ना कि भाई आप मेरिट का क्वेश्चन लेकर के आते हैं। आपको इस बात से दिक्कत होती है कि कोई गरीब का बच्चा, आंगनबाड़ी का बच्चा पीएचडी क्यों कर रहा है, लेकिन आपको इस बात से दिक्कत नहीं होती है कि अमित शाह जी का बेटा जो है वो बीसीसीआई का सेक्रेटरी कैसे बन गया। और ये सवाल आप जो ही पूछिएगा तो आपको हिंदू विरोधी साबित करने की कोशिश की जाएगी, आपको देश विरोधी साबित करने की कोशिश की जाएगी, आपके बारे में गलत वीडियो बना करके, नकली वीडियो बना करके व्हाट्सएप मैसेज सर्कुलेट किया जाएगा। ये जो विशियस कैंपेन है ये फंडामेंटल राइट के ऊपर हमला है। और ये वो लोग कर रहे हैं जो खुद कभी छात्र आंदोलन का हिस्सा रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं सुशील मोदी जी। सुशील मोदी जी छात्र आंदोलन से निकले हैं, छात्र आंदोलन करके आए हैं, पटना यूनिवर्सिटी के वो महामंत्री रहे हैं, तो उनको पता है कि स्टूडेंट मूवमेंट क्या होता है। आज स्टूडेंट मूवमेंट को क्यों क्रिमिनलाइज किया जा रहा है? आज क्यों स्टूडेंट लीडर के ऊपर हमले कराए जाते हैं, उनका सर फोड़ा जाता है, उनको फर्जी मुकदमों में फंसा करके। पहले के जो छात्र आंदोलन होते थे ना उसमें तेरे टुकड़े होंगे, ये इस तरीके के नारेबाजी नहीं होती थी, इसलिए उन छात्र आंदोलनों की एक कहा जाए कि अहमियत है। तेरे टुकड़े होंगे के नारे नहीं, नारेबाजी नहीं होती है। नहीं, आज भी ये तेरे टुकड़े होंगे के नारे नहीं लगते हैं मैडम। इतनी सत्ता के सामने सरेंडर मत कीजिए। आज भी नारा यही लगता है कि राष्ट्रपति हो या चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान। आज भी यही नारा लगता है। शिक्षा पर जो खर्चा हो, बजट का 10वां हिस्सा हो, आज भी यही नारा लगता है। ये जो मुद्दों को भटकाने की कोशिश की गई है, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि ये मुद्दे न भटकाए जाएं। यही मेरा आपसे अपील है। ठीक है, चलिए अभी एक लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है देश की सियासत में। बीजेपी का साथ, उनकी पुराने जो साथी रहे, उनके मित्र रहे, उन पार्टियों ने छोड़ दिया। चाहे अकाली दल की बात कर लीजिए और चाहे शिवसेना की बात कर लीजिए। क्या लग रहा है आपको, बीजेपी की नीतियों में दोष है या ये जो राजनीतिक दल है जो साथ छोड़ रहे हैं ये उनका निजी स्वार्थ है? इस पर कन्हैया कुमार की क्या राय है? देखिए, इस पे मैं बस एक बात कहना चाहता हूं। ये भारत की परंपरा और संस्कृति में आपको बहुत आसानी से ढूंढने से मिल जाएगा। सत्ता पे जब लोग बैठ जाते हैं, सत्ता उनको जब बार बार मिलने लगती है तो उनके भीतर एक अहंकार आ जाता है। इतिहास गवाह है कि जब भी कोई सत्ता अहंकारी होती है तो उस अहंकार पे चोट होता है। ये जो पार्टियां हैं इनके साथ कंधे से कंधे मिला करके कभी कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन किया करते थे। कांग्रेस को सत्ता से हटाने के बाद जब से भाजपा सत्ता में आई है, अपने ही सहयोगियों को के प्रति उनका अहंकारी रवैया है। और ये जो सत्ता का अहंकार है, उस अहंकार का ही नतीजा है कि आज उनके पुराने साथी उनका साथ छोड़ करके जा रहे हैं। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कन्हैया कुमार जी कि राजनीति में अब हम कन्हैया कुमार को अगले 10 सालों में कहां देखने वाले हैं? देखिए, राजनीति में जो होगा वो तो होगा। बस मैं एक बात इससे पहले जोड़ दूं कि जो भी मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूं इसे व्यक्तिगत तौर पे ना लिया जाए। ना ये आपके ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी है, ना ये आपके ऊपर चैनल के ऊपर टिप्पणी है। राजनीति में हमारा धरा जो है वो निर्धारित है। हम सत्ता के विरुद्ध, जनता के हक में जो उसके बुनियादी सवाल है उसके साथ खड़े हैं। रही बात राजनीतिक रणनीति की, तो उसी रणनीति का हिस्सा है कि हम कभी चुनाव लड़ते हैं, कभी चुनाव नहीं लड़ती हैं। रही बात किसी के साथ अलायंस करने की, तो परिस्थितियों के हिसाब से अलायंस होता है, अलायंस टूटता है। इन सबसे परे जो मैं एक बात चाहता हूं बतौर नागरिक
जो राजनीति में स्थापित होनी चाहिए, जिसके लिए मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं और मुझे लगता है कि आखिरी सांस तक हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए, वो ये कि लोकतंत्र उत्तरोत्तर गति से लगातार आगे बढ़ते हुए मजबूत होना चाहिए। और लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि जो लोक के सवाल हैं, जो जनता के सवाल हैं, उस पे राजनीति खड़ी होनी चाहिए। आप देखिए बिहार का भी चुनाव हो रहा है, 15 साल बनाम 15 साल, बताइए इसका क्या मतलब है। आज जो बिहार के लोग झेल रहे हैं उन मुद्दों पे बात होनी चाहिए। बाढ़ का निदान क्यों नहीं हो रहा है, किसानों को उनके फसल का दाम क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों बिहारी लोगों को अपना घर परिवार छोड़ करके दूसरे राज्यों में काम करना पड़ता है, मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं और साथ में अपमानित भी होते हैं। आप दिल्ली में रहे हैं, हम भी दिल्ली में पढ़े हैं, हर बात के लिए एक गाली के तौर में बिहारी शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये परिस्थिति बदले, हमारे राज्य में रोजगार के अवसर हो, विकास के मुद्दों पे बात हो और जनता के जो बुनियादी सवाल हैं उसके इर्द गिर्द राजनीति खड़ा करना, जनता को इकट्ठा करना, उसके लिए संघर्ष करना। और उसी संघर्ष का एक रणनीति है कि जब जरूरत पड़ेगी तो चुनाव भी लड़ेंगे। मैं और मेरी राजनीति बिल्कुल स्पष्ट है, हम सत्ता और शक्ति के साथ नहीं, निर्बल और आम लोगों के साथ खड़ा होने का प्रयास करते रहेंगे। चलिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं कन्हैया कुमार जी आपको, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और जिस नई राजनीति का सपना आप देश को दिखा रहे हैं, बिहार को दिखा रहे हैं, उस पर आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, एबीपी न्यूज के लिए आपने समय निकाला।